आगे प्रोसीड करते हैं अपने डिस्कशन को और बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में लिए गए हैं। तो बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कुछ एक इनिशिएटिव्स होते हैं जिसकी वजह से जो पोटेंशियल होती है एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ की वो बढ़ जाती है। वो पोटेंशियल फिर चाहे वो कंपनी लेवल पर हो, इंडस्ट्री लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो। अब कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। हमने अभी पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया है ना मयूर। तो डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया गया है एज एक्सपोर्ट हब। इनिशिएटिव का नाम भी यही है, डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव। जो ज़िले हैं हमारे देश के अंदर उनको एक्सपोर्ट हब बनाना। अब इसके लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, कौन करेगा इसको प्रमोट। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए कमिटीज़ बनेगी, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान जो है वो प्रिपेयर करे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी के द्वारा। ये कमेटी कुछ प्लान्स बनाएंगी, एक्शन प्लान, और उनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया इस बारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए काफ़ी कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, पेपर वर्क को बिल्कुल ही साइड कर दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन आउटरीच प्रोग्राम्स ये भी डिस्ट्रिक्ट में चलाए जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर फोकस करा जाएगा आने वाले समय के अंदर अगर किसी भी ज़िले के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंटरनेशनल रीच होती है तो उनका एक ब्रांड नेम निकल कर आए, पैकेजिंग बहुत बढ़िया हो, डिज़ाइन जो उनकी हो, और उनकी मार्केटिंग जो है कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की वो बहुत फैले, जहाँ तक फैल सकती है। हमें उसको बहुत फेमस करवाना है। ऐसे ही हमने टाउन्स के लिए भी कर रखा है TEE स्कीम के अंतर्गत, है ना श्रेया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट की और छोटे लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके ऊपर फोकस करा जाएगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो लॉजिस्टिक्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ का, कनेक्टिविटी। मैंने आपको बोला ना कि छोटे जगह पर लोगों को क्या पता कि एयरपोर्ट तक कैसे सामान पहुँचाना है, सी पोर्ट तक कैसे सामान पहुँचाना है। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोसिस्टम क्रिएट करा जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी स्कीम चलाकर लोगों को कन्फ्यूज़ ना करा जाए। जितनी भी स्कीम्स हैं उनको कन्वर्ट करा जाए इन सारे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट्स को भी उनका एक नाम मिले, उनसे आने वाले प्रोडक्ट्स को एक ब्रांडिंग मिले, वो ब्रांड के तौर पर जो है वो फेमस हो। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। ऊपर वाला क्या था, डिस्ट्रिक्ट्स को हमें एक्सपोर्ट हब बनाना है और एक्सपोर्ट्स के मामले में कैपिटल गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में। ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, हमें फैसिलिटेट करना है द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, ताकि देख रहे हो पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को इनहेंस करा जा सके। हम लोग कैपिटल गुड्स को पहले मंगवाएंगे, सारी चीज़ों को असेंबल करते हुए फिर हम एक नया प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे। तभी तो, सिर्फ इसी के चलते तो एप्पल ने अपने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा को इस बारी जिम्मेदारी दे दी। इसके अलावा दो कंपनीज और हैं, उनके नाम मुझे क्लियर नहीं है, याद नहीं है, टाटास को लेकिन मिल गया और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है बेंगलुरु में सितंबर के अंदर। इसलिए कहा जा रहा है कि जो आईफोन्स होंगे इस बारी टाइप सी चार्जर होगा उनके अंदर, जो भी होगा आईफोन 15, 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो अल्ट्रा जो भी आने वाले हैं, और उनके रेट भी कम होंगे बिकॉज दे विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। It allows the import of capital goods at zero custom duty। कि अगर कैपिटल गुड्स को कोई असेंबलिश करवाने के लिए और फिर एक नया प्रोडक्ट बनवाने के लिए अगर इस पर्पज से मंगवा रहा है तो कस्टम ड्यूटी लगनी ही नहीं है।
अभी हम और पढ़ेंगे कि ड्यूटीज़ के बारे में क्या क्या राहत दी गई है पैसों की टर्म्स में, आगे आएगा भी। एलिजिबिलिटी क्या है, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम के अंदर किसको कवर करा गया है? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स को, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को, हु आर सर्टिफाइड एज कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स का सर्टिफिकेट कौन देता है, कौन सर्टिफाई करते हैं इनको? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जो इंपोर्ट्स होंगे अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम, दे आर सब्जेक्टेड टू एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब क्या? ऐसा नहीं कि इंपोर्ट पे इंपोर्ट करते चले गए, पता चला डेफिसिट और बढ़ा दिया। जितना सामान आपने मंगवा लिया, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी केक या पेस्ट्री की शॉप अगर श्रेय अच्छे से चल सकती है, पहले 1 महीने लिमिटेड केक जो है उसका सामान लाकर देख लो ना कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। करोड़ों रुपए का पता चला आपने भरवा लिया और भट्टा बैठा दिया फिर। तो एवरेज लेवल पे मतलब जो है ये एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बेसिकली क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ एक्सपोर्ट से इनको शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं कि, और यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों लिखा गया है? जो कैपिटल गुड्स हैं पहले तो उनको इंपोर्ट करवाना है, फिर वो एक सारी मैन्युफैक्चरिंग होकर एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ज़रूरी है क्या श्रेया वो चली जाए, वो प्रोडक्ट वो फेमस हो ही जाए? नहीं। लेकिन जो कुछ सेक्टर्स हैं दे हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट जो हैं इसकी बात करी गई है। कौन कौन से ऐसे एलिजिबल यूनिट्स होंगे? वो यूनिट्स, वो फर्म्स, आउटलेट्स, स्टार्टअप्स जो कि एक्सपोर्ट करते हैं देयर एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच मे बी सेटअप अंडर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम और बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्कीम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ट्रेडिंग यूनिट जो हैं वो इसके अंदर कवर नहीं करी गई है। ऑब्जेक्टिव इसका अगेन वही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को एनहेंस करना। हमारे पास पाउंड्स में, येन में, रेनबीबी में अर्निंग्स आए, पाउंड और ये यूरो वगैरह में भी। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। उसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट्स, इसका पहले मीनिंग समझो। डेफिनेशन दी गई है इस भाई, पूरी जो पॉलिसी आई है ना पूरी की पूरी, इसके अंदर हर चीज़ की डेफिनेशन दी गई है। जैसे कि आप ऊपर भी देख रहे थे, यहाँ पर भी इसकी भी डेफिनेशन आपको देखने को मिली थी। एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, फिर आपने प्रीवियस आर्टिकल में मेरे साथ इसको देखा था, ट्रेड फैसिलिटेशन क्या होता है, एस ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है। इन्होंने सारी डेफिनेशन यहाँ पर दी है, तो आप लिख सकते हो। कभी भी पेपर के अंदर आए ना कि वो पूछे आपसे ये डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, बताओ इसको प्रमोट करने के लिए भारत की सरकार के क्या इनिशिएटिव, तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये डेफिनेशन होती है। इसके कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे तो ज़्यादा वजन आ जाएगा आपके आंसर के अंदर, आपकी डेफिनेशंस के अंदर। डीम्ड एक्सपोर्ट्स रेफर टू दोज ट्रांजैक्शंस जहाँ पर गुड्स जो हैं, गुड्स सप्लाइड, दे डू नॉट लीव द कंट्री, और जो पेमेंट होती है ऐसे सप्लाईज के लिए, इट इज़ रिसीव्ड ईदर इन इंडियन रुपीज़ और इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज। कि मतलब जो भी लेन देन का, पेमेंट का जो मामला है वो या तो हमें हमारी करेंसी के अंदर मिले, या फिर जैसा हमने बोल दिया कि चलो आप डॉलर्स में भी दे दो, कोई बात नहीं। इन सिंपलर टर्म्स, अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट जो गुड्स हैं दे कैन बी सोल्ड विद इन इंडिया, ऐसे किसी भी पर्सन को, किसी भी एंटिटी को हु होल्ड्स द लाइसेंस फॉर द इम्पोर्ट ऑफ दीज वेरी गुड्स। समझ रहे हो, वो पर्सन बाहर का है, वो अपने देश बेच देगा गुड्स, लेकिन वो आपसे यहीं लेकर जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मतलब मान लो कि श्रेया आपके पापा का गोडाउन है जैसे, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली बेचना नहीं चाह रहे प्रोडक्ट, लेकिन कोई एक ऑस्ट्रेलियन है जो कि इंडिया में ही रह रहा है, वो आ गया उनसे सामान लेने और उनको इंडियन करेंसी के अंदर पेमेंट करके चला गया। अब अंकल को क्या लेना देना कि वो चाहे ऑस्ट्रेलिया लेकर जाए उसको, चाहे हिंदुस्तान में आग लगा दे उस सामान को। ये डीम्ड एक्सपोर्ट है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, अगर वो पर्सन अपनी कंट्री का, जो उस कंट्री का जहां पर वो गुड पहुंचाना चाह रहा है, वो आपको अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर ही मिल गया,
वो बल्क में सामान आपसे खरीद लेगा और फिर वो बीच में एक ऐसा पर्सन बन जाएगा कि वो अपनी कंट्री को बेच रहा है चाहे नहीं बेच रहा है, आपको उससे लेने देना नहीं है। आपका तो बल्क में जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको कहा जा रहा है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। द सेलर सेलिंग द सेट गुड्स अगेंस्ट एन इम्पोर्ट लाइसेंस, इसको बोला जाएगा डीम्ड एक्सपोर्टर, जो हम बनेंगे अगर हम ऐसे किसी पर्सन को बेच दें। एंड द बायर इज डीम्ड इम्पोर्टर। इसने कहां से गुड खरीदा, पहले बताओ कहां से गुड खरीदा इसने? विद इन इंडिया। तभी तो यहां पर बोले जा रहे गुड्स डू नॉट लीव। आपने एकदम से बाहर नहीं पहुंचाया एयरपोर्ट तक, सी पोर्ट तक। जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस था कि वो अपनी कंट्री तक लेकर जाना चाह रहा है, आपने ऐसे किसी पर्सन को भेज दिया। ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड प्रमोट मेक इन इंडिया। यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। कैपिटल गुड्स, आप तो इकोनॉमिक्स इतना तो जानते ही होंगे। कोई भी ऐसा प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, एक्सेसरीज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करने के लिए, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, गुड्स की या सर्विसेज की, इंक्लूडिंग दोज रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन या फिर एक्सपेंशन के लिए। दूसरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। वैसे आप कैपिटल गुड्स जानते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से लर्न करो, ये पॉलिसी के अंदर डेफिनेशंस नहीं है, ये बस आपको कह रहा है विजन आईएएस की मैगजीन के ये टर्म्स जान लो। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, इट मीन्स ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कवर्ड बाय ऑथराइजेशन और परमिशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू या दोनों, जो कि स्पेसिफाई करी गई हैं किसी रीजनल अथॉरिटी के द्वारा या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। जैसे हमारे देश में अथॉरिटी है अगर बाहर बेचना है तो डीजीएफटी, राइट। और अब तो एक कमिटीज़ वगैरह भी बन गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, टाउन्स के ऊपर स्टेट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कमेटी। फिर मैन्युफैक्चरर एक्सप्लोरर, कोई भी ऐसा पर्सन हु एक्सपोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम और इंटेंट्स टू एक्सपोर्ट सच गुड्स। आप बना रहे हो अपने घर पे बैठ के और आप उसको बेचना चाह रहे हो। और मर्चेंट एक्सपोर्टर कौन होता है? अ पर्सन एंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड एक्सपोर्टिंग और इन टेंडिंग टू एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, ज़्यादा फर्क इनमें होता नहीं है। बस हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्सपोर्ट के लिए हमें क्या क्या करना था, सारी चीज़ें देख ली इस पॉलिसी के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।